हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। द किडनैपिंग डे का एपिसोड 3 रिलीज़ हो चुका है। एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रूही म्योंगजुन से पूछती है कि तुम कौन हो। एक किडनैपर? तो फिर मेरा नाम क्या है? म्योंगजुन उसे उसका असली नाम बताता है, चोई रोही। रूही पूछती है कि फिर मेरे असली अम्मा अप्पा का क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें मार दिया? म्योंगजुन कहते हैं नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा, लेकिन रूही उससे डरकर वहाँ से भाग जाती है। म्योंगजुन भी उसके पीछे जाता है। रूही उससे कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर वापस जाना है। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, वैसे भी मेरी याददाश्त तो जा चुकी है। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि ना तो मैंने कुछ देखा और ना ही मैंने कुछ सुना, बस मुझे घर जाने दो। म्योंगजुन कहता है अच्छा ठीक है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है पाक सान अपने साथी से बात कर रहा होता है कि वो लड़की पहले उस किडनैपर का हाथ पकड़ के भागी, मतलब ये हाथ पहले लड़की ने पकड़ा था। चलो एक बार फिर से चलकर देखते हैं कि उस दिन म्योंगजुन ने क्या किया था। म्योंगजुन रूही को पुलिस स्टेशन लेकर आता है। रूही उससे कहती है यहाँ से मैं अकेले जाऊंगी, इसलिए अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। रूही उससे पूछती है सच में तुम्हारी बेटी है ना जिसकी सर्जरी है, या फिर वो सब भी एक झूठ ही था? म्योंगजुन कहता है नहीं, ये सच है, मेरी बेटी है और उसकी 10 दिनों में सर्जरी है। रूही कहती है तो फिर अभी तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम अपने आप को हवाले कर दो या फिर जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता उनके हाथ मत लगना। म्योंगजुन कहता है क्या तुम सच में अकेले जा पाओगी? रूही कहती है तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है, तुम तो बस एक किडनैपर हो ना। म्योंगजुन को रूही को छोड़कर जाने का मन तो नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। म्योंगजुन के वहाँ से जाने के बाद रूही पुलिस स्टेशन के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आती है। पुलिस की गाड़ी का सायरन देखकर वो डर जाती है और उसे कुछ याद आने लगता है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ हो। वो याद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ उसे इतना ही याद आता है कि वो पुलिस की गाड़ी से बचकर भाग रही थी। तभी वो एक पुलिसमैन से टकरा जाती है। वो पुलिसमैन म्योंगजुन को आवाज़ लगाता है। बेचारा म्योंगजुन, उसे तो लगता है कि वो उसे पकड़ने आया है। वो वहाँ से भाग जाता है और जाकर छिप जाता है। रूही म्योंगजुन को अप्पा कह के बुलाती है। रूही की आवाज़ सुनकर म्योंगजुन बाहर आता है। उसे समझ नहीं आता कि रूही उसे अप्पा क्यों बुला रही है। इतने में ही रूही आकर उसके गले लग जाती है। मुझे माफ़ कर देना अप्पा, अब मैं नेक्स्ट टाइम से आपका हाथ छुड़ाकर अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। पुलिसमैन पूछता है जब पहले मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई थी तो तुम भागे क्यों? रूही कहती है वो ज़रूर टेंशन में होंगे, इसलिए मुझे ढूंढ रहे थे, आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे। क्यों, मैंने सही कहा ना अप्पा? इसके बाद पुलिसमैन वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से जाते ही रूही अपना हाथ छुड़ा लेती है। म्योंगजुन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव पाक सान सेम वीडियो बार बार देख रहा होता है। उसका साथी उससे कहता है कि तुम एक ही फुटेज बार बार कितनी बार देखोगे? पाक सान कहता है जब तक कि मुझे कोई जवाब नहीं मिल जाता। वहीं दूसरी तरफ रूही म्योंगजुन को सारी बातें बताती है, तो म्योंगजुन उससे कहता है तो तुम्हें लगता है कि कल्प्रिट एक कोप है? रूही कहती है मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो एक पुलिस की कार थी। म्योंगजुन कहता है क्या बकवास है, एक पुलिस वाला कल्प्रिट कैसे हो सकता है? रूही कहती है तो फिर कौन है, तुम हो क्या? बेचारा म्योंगजुन कहता है अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रूही कहती है पुलिस की गाड़ी घर के सामने थी और सायरन बज रहा था, अभी तो मुझे सिर्फ इतना ही याद आया है। म्योंगजुन कहता है अगर एक पुलिस वाला ही कल्प्रिट है तो फिर हम कहाँ जाके रिपोर्ट लिखवाएं? रूही कहती है तुम ये सब मुझसे पूछ रहे हो, एक बच्चे से? म्योंगजुन पूछता है कि क्या इसके अलावा तुम्हें कोई और या कुछ भी याद है, जैसे कि अपना कोई रिलेटिव या कोई और बात? रूही कहती है मेरी याददाश्त अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आई है। म्योंगजुन कहता है तो फिर तुम्हें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जिसके साथ तुम पूरी तरह से सेफ रह सको। अब रूही की नज़र पूरी तरह से म्योंगजुन पर ही टिकी थी। म्योंगजुन समझ जाता है। वो कहता है मैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो एक किडनैपर हूँ ना। रूही कहती है क्योंकि तुमने मुझे किडनैप किया इसलिए अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम ही लोगे। म्योंगजुन कहता है कि एक किडनैपर के साथ तुम कैसे रह सकते हो, वैसे भी तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी पुलिस की है। रूही कहती है अगर एक पुलिस वाले ने ही मेरे घर वालों को मारा हो तो? म्योंगजुन कहता है अगर ये सच है तो भी योंगिन में हज़ारों पुलिस वाले हैं, वो सारे के सारे थोड़े ना एक जैसे होंगे। इस पर रूही कहती है तुम ही सोचो, तुमने कहा था कि मेरा परिवार बहुत ही अमीर है, क्या पता कुछ पुलिस वालों ने साथ में मिलकर मेरी फैमिली को मारा हो और ये ऑर्डर ऊपर से आया हो। म्योंगजुन कहता है लेकिन फिर भी मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, और वैसे भी 10 दिनों के बाद तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर ही दूंगा। रूही कहती है तो फिर 10 दिनों के लिए ही सही, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी पड़ेगी। मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि म्योंगजुन के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चोई का साथी उस कैमरामैन को ऊपर बुलाता है और उससे बातचीत करता है। मैंने सुना कि पुलिस ने तुमसे कुछ सवाल किए थे, क्या उन्हें कुछ मिला सीसीटीवी फुटेज से या उनके घर से?
क्या उन्हें कोई भी फुटेज मिली? कैमरामैन उसे अजीब तरीके से देखता है। फिर वो डॉक्टर कहता है, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें भी वो बात पता है। अब ये यहाँ किस बारे में बात कर रहे थे गाइस, यहाँ तो अभी हमें भी नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चोई जिंते की वसीयत के बारे में मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग हेड कहता है, ऐसा लगता है कि डॉक्टर चोई की कोई भी वसीयत नहीं थी। इस पर लॉयर कहता है, बिल्कुल सही। फैमिली की इकलौती बेटी चोई रोही ही पूरी जायदाद की मालकिन है, लेकिन अभी उसका किडनैप हो चुका है। इसलिए हमें अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर चोई रोही मर गई तो डॉक्टर चोई की वाइफ वो तो ऑर्फन थी, इसलिए उनका कोई भी ब्लड रिलेटिव नहीं है। तो करंटली अभी सिर्फ उनका एक ही रिलेटिव है जो इनकी सारी जायदाद का मालिक होने का हक रखता है, और वो है मेरे क्लाइंट डॉक्टर चोइस के अंकल चेयरमैन चोई डोंगजन। अब फिर से मीटिंग हेड कहता है कि नॉर्मली जब किडनैपर किसी को किडनैप करता है तो उसका मकसद फिरौती होती है। इसका मतलब तो ये है कि किडनैपिंग करने के पीछे जो उसका मकसद था वो तो चला गया। तो देखना ये है क्या किडनैपर उसे जिंदा छोड़ेगा या नहीं। चेयरमैन चोई के पेट में तो तितलियां उड़ रही होंगी। और इसके साथ ही मीटिंग खत्म हो जाती है। यहाँ हमें एक और बंदा दिखाया गया है जिसका नाम तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो डिटेक्टिव से कहता है कि वो रूही को पहले से जानता था, क्योंकि 1 साल पहले वो उसे ट्यूशन दिया करता था, होम ट्यूशन्स। अब इसके अगले सीन में रूही एक कॉन्ट्रैक्ट बना रही होती है। रूही किम योंग जुन को अपनी सारी शर्तें पढ़कर सुनाती है। पहली, किम योंग जुन कोई भी वर्बल और फिजिकल वायलेंस नहीं करेगा किसी भी हाल में। सेकंड, वो रूही को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। तीसरा, वो चोई रूही के सारे ऑर्डर मानेगा और उस पर ट्रस्ट करेगा। फोर्थ, वो चोई रूही के भूखा नहीं रहने देगा और जो भी वो मांगेगी उसे वही मील प्रोवाइड कराएगा। पांचवा, इस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन चोई रूही ही डिसाइड करेगी। लास्ट, किम योंग जुन ने सारी शर्तें और स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ ली है और अनकंडीशनली उसे साइन करना पड़ेगा। म्योंग जुन के पास तो कोई और रास्ता होता नहीं है, रूही उसे डांट देती है और उसे साइन करना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पाक सांग उसकी बेटी हिये से मिलने जाता है। डॉक्टर से बताती है, वो परसों लंच टाइम में इससे मिलने के लिए आया था, लेकिन आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो। इस पर पाक सांग उसे बताता है कि एक इम्पॉर्टेंट केस जिस पर हम काम कर रहे हैं वो उसका गवाह है, बस और कुछ नहीं। डॉक्टर बताती है, जब से उसकी बेटी यहाँ एडमिट हुई है वो हॉस्पिटल कम ही आता है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल के बिल नहीं भरे और उसे डर रहता है कि कोई उसे पकड़ ना ले। लेकिन हम पेशेंट को उनके गार्डियन की नामौजूदगी में बाहर भी तो नहीं निकाल सकते। लेकिन उसने हॉस्पिटल के सारे बिल भर दिए और सर्जरी की फ़ीस भी पहले ही भर दी, तो लगता है शायद अब वो पहले से ज़्यादा यहाँ आए। पाक संग पूछता है कि उसने सर्जरी की फ़ीस भी पहले ही भर दी, क्या मुझे बता सकती हो कि कितनी फ़ीस थी। डॉक्टर बताती है कि हॉस्पिटल के और सर्जरी फ़ीस दोनों मिलाकर 50 मिलियन वॉन बैठते हैं। लेकिन जब उसे पता चला कि बिल भर चुका है वो बहुत हैरान था। पाक संग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी उन्हें म्योंग जोंग के एड्रेस का पता चलता है और वो उसके घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ रूही और म्योंग जुन बात कर रहे थे। रूही उससे कहते हैं, क्या कहा तुमने, कार में आग लगा था, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर तुम्हें भागना ही था तो फिर तुमने कार में आग लगाई क्यों? इसमें म्योंग जुन कहता है, अरे सबूत भी तो मिटाना था ना, अगर पुलिस मेरे पीछे लग जाती तो। तुम क्या चाहती हो, फिर भी मैं उस कार को चलाते रहता ताकि पकड़ा जाऊँ? रूही कहती है, तुमने इतना दिमाग लगाया कैसे? म्योंग जुन कहता है, मैंने ये सब मूवीज़ में देखा था, और हंसने लगता है। रूही कहती है, तो फिर अब हम घूमेंगे कैसे, बस से या फिर टैक्सी से? तुम्हारे पास आगे का कोई प्लान है भी या नहीं? मुझे तो हैरानी होती है, तुमने मेरा किडनैप कर कैसे लिया? म्योंग जुन कहता है, ऐसा नहीं था कि मैं चाहता था, लेकिन मुझसे करवाया गया था। करवाया था? किसने? बेचारा म्योंग जुन अब अपनी ही बात में फंस जाता है। वो कहता है कि एक दोस्त ने कहा था। रूही कहती है, कौन से दोस्त ने? उसी दोस्त ने जो कभी तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाता। म्योंग जुन कहता है, ऐसा नहीं है, असल में वो हिये की मॉम है। तो फिर वो मुझे कैसे जानती है? क्योंकि तुम्हारी फैमिली अमीर है। इस पर रूही कहती है, ये तो सिर्फ मेरी फैमिली पर ही अप्लाई नहीं होता, और भी बहुत लोग अमीर हैं, तो फिर मैं ही क्यों? म्योंग जुन कहता है, अरे हाँ सच में, तुम ही क्यों? रूही सोचती है कि कहाँ फंस गई और किसके साथ फंस गई। फिर वो उससे कहती है कि वो उस औरत से मिलना चाहती है, क्योंकि हो सकता है शायद वो उसके बारे में कुछ जानती हो। नेक्स्ट सीन में पाक सांग और चेहुन म्योंग जुन के घर पहुँचते हैं और वो वहाँ की तलाशी लेते हैं। पाक सांग कहता है, ज़रूर इस गेट को बाहर से तोड़ने की कोशिश की गई है। नर्स ने कहा था कि बच्चे के साथ मारपीट की गई है। वो उसकी बेटी की फ़ोटोज़ देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि उसका मोटिव तो साफ है, उसने लड़की को इसलिए किडनैप किया क्योंकि उसे अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए था। तो फिर वो लोगों का मर्डर कैसे कर सकता है? पाक संग कहता है, इतनी जल्दी किसी डिसीजन पर मत आओ,
क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया है कि वो घर के अंदर तो नहीं गया, बल्कि घर के पास से गुजर रही लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया। फिर वो किम जुन की वाइफ के बारे में पूछता है। उसका साथी उन्हें बताता है वो 3 साल पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी है और एक बार भी अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल नहीं आई है। 3 साल पहले उसके पति ने अपनी वाइफ के मिसिंग होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। चेहुन कहता है उसकी बच्ची बीमार है और वाइफ भाग गई। अब समझ में आ रहा है कि वो इतना पागल क्यों है। पाक संग कहता है ये तो तभी हम पूछ सकते हैं उससे जब हम उसे पकड़ेंगे। म्योंग जुन के घर के बाहर एक आदमी सारी हरकतों पर नजर रखे हुआ था। अब ये कौन है ये हमें नहीं बताया गया है। वहीं म्योंग जुन और रूही दोनों बेचारे थक कर खड़े होते हैं एक स्टेशन पर। रूही कहती है कि हम टैक्सी ले लेते हैं ना। म्योंग जुन कहता है मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है। इस पर रूही कहती है अफ तुम और तुम्हारी गरीबी। इसलिए दोनों पैदल ही चल पड़ते हैं। म्योंग जुन कहता है तो हम आज रात को कहाँ सोएंगे। रूही कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, हमें तो सियोल जाने के बारे में सोचना चाहिए ना। म्योंग जुन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा हर जगह तो पुलिस फैली हुई है, हम सियोल कैसे जा पाएंगे। रूही कहती है इसलिए तो कुछ सोचो कि हम सियोल कैसे जा पाएंगे, ना कि ये सोचो कि हम सोएंगे कहाँ। म्योंग जुन कहता है जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना तुम्हें बंद कर देना चाहिए। इस पर रूही कहती है वाह तुम तो कितने कमाल के पिता हो, तुम अपने बच्चे को ये सिखाओगे कि हार मान लो। रूही कहती है ओह शिट ये मैंने क्या कह दिया। म्योंग जुन कहते हैं तुम जो चाहो मुझे बुला लो, चाहो तो तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। रूही कहती है तुम मेरी फैमिली बनना चाहती हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर रूही कुछ याद करके कहती है कमीने। इस पर सब लोग रूही को देखने लगते हैं। म्योंग जुन हंसता हुआ रूही को गले लगाकर कहता है तुमने ये सब कुछ ज़रूर अपनी दादी माँ से सीखा होगा ना। लेकिन रूही उसे ज़ोर से रख कर देती है। तुम्हारी मुझे चुने की हिम्मत कैसे हुई। इस बात तो म्योंग जुन को बड़ी ज़ोर से लगी थी। वो कहता है अरे तुमने ये सब कहाँ से बोलना सीखा। कहती है तो फिर तुमने मुझे छुआ क्यों। जुन कहता है अगर तुम इसी तरह से बोलोगी तो लोग हमारी रिपोर्ट कर देंगे। रूही कहती है हमारी बात सुनकर रिपोर्ट कर देंगे। अब उसका दिमाग दौड़ता है। वो म्योंग जुन से पब्लिक बूथ से फ़ोन करने के लिए कहती है। म्योंग जुन है कि 36 तरह की आवाज़ें बदल रहा होता है। इस पर रूही कहती है सीसीटीवी में तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी तो चाहे तुम कैसे भी आवाज़ में बोलो वो तुम्हारी आवाज़ से तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। म्योंग जुन कहता है अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर वो पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाकर कहता है कि उसने योंगिन लेक के पार्क के पास एक आदमी को 11 साल के बच्चे के साथ घूमते हुए देखा है। दूसरी तरफ पाक सांग म्योंग जुन और रूही के केस के बारे में ही सोच रहा होता है। चेहुन उसे आकर बताता है कि उसने म्योंग जुन की बैंक डिटेल्स चेक की हैं। पिछले 2 सालों से उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है और उसमें सिर्फ 1300 वॉन पड़े हैं। मैंने हॉस्पिटल में जाकर उसे इसकी फ़ोटो दिखाई थी लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ ठीक से याद नहीं है क्योंकि उस इंसान ने हुडी और हैट पहनी हुई थी और उसने 50 मिलियन वॉन कैश में पे किए थे। मैंने चोई जिनते का अकाउंट भी देखा। अजीब बात है कि 5 लोगों ने करीब करीब 2 बिलियन वॉन सेम पीरियड पर सेंड किए थे। जैसे ही पुलिस को यह खबर मिलती है कि लेक के पास एक आदमी को 11 साल के बच्चे के साथ देखा गया है, वो सभी लोगों को वहाँ जाने का हुक्म दे देते हैं। रूही का प्लान कामयाब हो जाता है और वो दोनों स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। म्योंग जुन को बड़ी खुशी होती है। जब वो दोनों टोकन ले रहे थे तो म्योंग जुन कहता है मैं तो बहुत नर्वस था। रूही कहती है अगर तुम में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है तो फिर तुमने मुझे किडनैप कर कैसे लिया। जुन कहता है अगर तुम खुद मेरे सामने नहीं होती तो शायद मैं ये कर भी नहीं पाता। तभी रूही की नज़र एक पुलिसमैन पर जाती है। म्योंग जुन कहता है अब हम क्या करें। रूही कहते हैं अब तो एक ही रास्ता है कि हम दोनों अलग अलग जाएं क्योंकि वो लोग सिर्फ उन्हीं लोगों की तलाशी ले रहे हैं जिनके साथ में एक बच्ची है। म्योंग जुन कहता है लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी, वो भी बिना पेरेंट्स के। सब पूछेंगे नहीं कि एक अकेली बच्ची यहाँ कैसे घूम रही है। रूही कहती है उसकी चिंता तुम मत करो। रूही एक लेडी की मदद से उसकी हेल्प करके वहाँ से निकल जाती है और वैसा ही होता है जैसा कि रूही ने सोचा था। पुलिसमैन कंफ्यूज हो जाता है और मौके पे चौका मार के म्योंग जुन भी वहाँ से निकल जाता है। जब पाक सांग को ये खबर मिलती है तो पाक सांग कहता है कि फ़ोन किसने किया था, क्या फ़ोन किसी पुलिस वाले ने किया था। इस पर वो लोग कहते हैं कि पता नहीं फ़ोन किसने किया था। पाक सांग कहते हैं तुम सभी लोग बेवकूफ़ हो और वो उन सभी को स्टेशन पर जाने का हुक्म देता है। अब सभी लोग म्योंग जुन और रूही को पकड़ने के लिए स्टेशन पर जाते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग तो पहले ही ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल चुके थे। एपिसोड में आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी जल्दी ही आ रहा है। तब तक के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।